कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मौज मस्ती भी कर रहे होंगे। लेकिन अब एग्जाम का समय आ चुका है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो अभी ज्यादा से ज्यादा टाइम 7 घंटे 8 घंटे आप लोग पढ़ाई को दीजिए। बोर्ड एग्जाम सामने है, अब मौज मस्ती का टाइम नहीं है। एक बार अच्छे से एग्जाम दे लीजिए, अच्छे से लिख के आ जाइए, फिर मौज मस्ती होता रहेगा, ठीक है ना। आज हम लोग उसी के रिलेटेड कुछ बात करने आए हैं, एग्जाम के रिलेटेड। 10th वालों के लिए 10th बोर्ड एग्जाम है, अभी 17 फरवरी से बिहार बोर्ड का एग्जाम है और सीबीएसई वालों का 16 फरवरी से एग्जाम है, ठीक है ना। तो अभी कुछ हम लोग जो भी चर्चा करेंगे उसमें सीबीएसई वालों के लिए भी हेल्पफुल है, मददगार साबित होगा अभी आज का लेक्चर हम लोग का। और स्टेट बोर्ड जितने भी हैं उनके लिए भी, खासकर बिहार बोर्ड वालों का भी एग्जाम है सामने 17 फरवरी से, उनको भी मद्देनजर रखते हुए पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। फॉर्मूला सीट है कुछ फिजिक्स का, लेकिन उससे पहले हम अपने बारे में कुछ आपको बता देते हैं। मेरा नाम आतिफ रजा है, हम बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी से, और आप सभी का गाइड टू सक्सेस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोग फॉर्मूला सीट देखेंगे। किसका किसका फॉर्मूला सीट? तो क्लास 10th का। और क्लास 10th में किसका, कौन सा सब्जेक्ट का? फिजिक्स का। साइंस में फिजिक्स जो है हम लोग का कुछ चैप्टर है उसका देखेंगे, ठीक है ना। फिजिक्स का फॉर्मूला सीट देखेंगे 10th वालों के एग्जाम के लिए। जो फॉर्मूला आप लोग बस अभी पढ़ाएंगे इसी को रट लेना है, रिमेम्बर कर लेना है, लर्न कर लेना है, और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और इसी का वैल्यू पुट होने वाला एग्जाम में रहेगा। बस क्वेश्चन रहेगा, इसी फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कीजिएगा और आंसर सामने रहेगा, ठीक है ना। इसलिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ह्यूमन आई जो चैप्टर है वो समझिए कि थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, ठीक है ना। जो फर्स्ट चैप्टर है लाइट चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे आज हम लोग। उसका फॉर्मूला जितने भी हैं उनको हम लोग क्विक रिवीजन समझ लीजिए, इसको रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला का रिवीजन हो जाएगा तो जो भी न्यूमेरिकल उस पर आएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा, हम लोग को सोल्व हो जाएगा, हल करने में एकदम आगे रहेंगे, ठीक है। बस फॉर्मूला अच्छे से देख के जाना है। जो जो हम बताएं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब कुछ है, यहीं से बस देख के जाइए। इसी में से जो आएगा वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, फॉर्मूला पर वैल्यू पुट कीजिएगा और आंसर सामने रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो लाइट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग का फिजिक्स में है लाइट चैप्टर, प्रकाश, ठीक है। ये मतलब सिमिलर चैप्टर है। एनसीईआरटी तो क्लास 10th में हम लोग का सीबीएसई वालों का भी सेम चलता है और बिहार बोर्ड वालों का भी, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड का, सबका सेम चलता है। बस फर्क डिफरेंस इतना रहता है कि सीबीएसई वालों इंग्लिश में पढ़ते हैं और बिहार बोर्ड वाले हिंदी में पढ़ते हैं। तो हम उसका कोई चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पे पीछे बोर्ड पे आप लोग देख रहे होंगे कि सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन हम सबको हिंदी में भी डिकोड करते हुए, हिंदी में भी बताते हुए चलेंगे। इसलिए बिहार बोर्ड वालों के लिए भी बहुत सारा हेल्पफुल, मददगार साबित होगा ये लेक्चर, और सीबीएसई वालों के लिए भी, ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं है, सेम सिलेबस है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम किताब है, तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू 2f। तो आप समझेंगे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, स्फेरिकल कोई लेंस होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, उसके बीच के पॉइंट जो होता है, सेंटर ऑफ कर्व, कर्व का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही, और सेंटर ऑफ कर्व जो होता है, कर्वेचर होता है, उसको सी बोलते हैं। और पोल से, जो यहाँ पे P होता है, ठीक है ना, पोल से C के दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 2 इंटू एफ होता है। तो 2 इंटू एफ ही क्यों रहा? 2 इंटू मतलब फोकस, दोगुना, फोकस का दोगुना जो होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो फोकस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जब फॉर्मूला में रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूला में फोकस आ गया तो फोकस को भी थोड़ा समझ लेते हैं। फोकस क्या होता है, फोकस का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिमिलरली अगर फोकस को इधर भेजेंगे, फोकस को अगर फॉर्मूला को डिकोड करना चाहेंगे तो ये 2 जो होगा मल्टीप्लीकेशन में है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के डिवाइड में आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 हो जाएगा। तो क्यों होगा, यहाँ पे देखिए फिगर, आपको फिगर से समझ में आ जाएगा। जो कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ है सी है, पूरा स्फेरिकल मिरर जो होता है, स्फेरिकल मिरर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और कर्वेचर का हाफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होता है वो फोकस होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है फोकस होता है, यानी कि पोल से फोकस की दूरी फोकल लेंथ हो गई, पोल से फोकस की दूरी फोकल लेंथ हो गई, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। इसलिए आप लोग को सीधा सीधी समझ में आ रहा होगा, पोल से फोकस की दूरी फोकस दूरी है, तो एक दूरी ये हो गई, एक फोकस इतना, उतना ही सेम आगे बढ़ेंगे फोकस के बराबर,
एक और दूरी तय करेंगे, डिस्टेंस तय करेंगे, तो हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर की दूरी आ जाता है, इसीलिए 2 गुना फोकस होता है। समझ में आया? रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 गुना फोकस क्यों होता है, समझ में आ गया? एक फोकस और एक और फोकस की दूरी बराबर कर लेंगे तो 2f बन जाएगा, f प्लस f 2f, समझ में आया? इसीलिए r इज इक्वल टू 2f होता है। और उसी को फॉर्मूला को आगे पीछे करेंगे तो फोकस इज इक्वल टू r/2 हो जाता है। तो अब चलेंगे अगले फॉर्मूला में। मिरर फार्मूला है, जो भी मिरर फार्मूला होता है, मिरर क्या है? दर्पण वाला फार्मूला, दर्पण सूत्र जो हिंदी में बोल सकते हैं, उसको समझ में आ रही बात? तो मिरर फार्मूला को कहते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ u इज इक्वल टू क्या है? u को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब वस्तु की दूरी, ठीक है? v मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और f मतलब क्या है? फोकल लेंथ, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, v हो गया इमेज डिस्टेंस, f हो गया फोकल लेंथ, तीनों मिलके बन जाता है मिरर फार्मूला, जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना? तीसरा फार्मूला क्या आता है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हिंदी में आवर्धन बोलते हैं। बिहार बोर्ड वाले आवर्धन पढ़े होंगे और सीबीएसई वालों आप लोग पढ़े होंगे मैग्निफिकेशन, ठीक है? तो मैग्निफिकेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज की दूरी, इमेज की हाइट, इमेज की ऊंचाई बाय वस्तु की ऊंचाई, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। समझ में आ रही है? और इसी को अगर हम लोग फार्मूला वाले पर रखेंगे, मिरर फार्मूला से अगर डिकोड करके देखेंगे तो m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू होता है, क्योंकि इमेज को हम लोग v से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट को u से डिनोट करते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज यानी कि v हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को u से करते हैं तो u हो गया। बस फर्क क्या है? मिरर फार्मूला में मैग्निफिकेशन निगेटिव में आता है, ठीक है? और ho क्या हम बताए थे अभी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की ऊंचाई, और हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा hi मतलब हाइट ऑफ इमेज। समझ में आया? SI यूनिट की बात कर लेते हैं। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फार्मूला में जो भी न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे तो कुछ जो भी आंसर आएगा उसके बाद हमको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, लेंथ मीटर में, सेंटीमीटर में, या वॉल्यूम हो तो मीटर क्यूब में, चाहे किसी प्रकार का भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका बाद में देखना पड़ता है ना, मीटर में है कि सेंटीमीटर में, किलोग्राम में है कि ग्राम में है, ठीक है ना? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो भी होगा हमारा न्यूमेरिकल, उसको हम लोग यूनिट SI यूनिट लेंगे। ऑल लेंथ इन सेंटीमीटर और मीटर, कोई भी दूरी, डिस्टेंस, लेंथ हम सेंटीमीटर और मीटर में ही लेंगे, ठीक है ना? समझ में आई बात? और m जो होता है यूनिटलेस होता है। m यहाँ पर क्या है? मैग्निफिकेशन है। मिरर फार्मूला का मैग्निफिकेशन यूनिटलेस होता है, ठीक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इतना फार्मूला हम लोग अभी तक समझ लिए। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में चलेंगे। लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या फार्मूला है वो देखेंगे। पहला फार्मूला हम लोग का स्नेल्स लॉ है, समझे? स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ को थोड़ा सा हम बता दें, वैसे आप लोग को दिमाग में बता दें एक बार और कि क्विक रिवीजन हो रही है फार्मूला का, ठीक है ना? फार्मूला जो भी हम लोग का एग्जाम में आने वाला है न्यूमेरिकल, उसका फार्मूला को हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और याद करने के, लर्न करने का कोशिश कर रहे हैं। बस हमको सुन लीजिए, जो जो हम बता रहे हैं बस दिमाग में सेट हो जाएगा। और डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, डिटेल में हम सब कुछ अब बताने लगेंगे तो आप लोग का भी टाइम ज़्यादा जाया होगा, वेस्ट होगा, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, आप लोग का टाइम खराब होगा, ठीक है? तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना कोशिश कर रहे हैं हम अच्छे से कम समय में आप लोग को बता दें, क्या कि आप लोग भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला को लर्न कर पाए और समझ पाए, ठीक है ना? लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या फार्मूला है थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे। कोई एक प्रकाश कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर जाता है। रिफ्लेक्ट मतलब थोड़ा सा तिरछा मुड़ जाता है, उसी को करते हुए उसी को क्या डेफिनेशन जो भी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, उसी से बना है स्नेल्स लॉ हमारा, ठीक है ना? तो शॉर्टकट में समझेंगे, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन बी ए। ये बी ए क्या है? एक मीडियम है, एक बी मीडियम है। प्रकाश आ रही है एक ए मीडियम से और जा रही है बी मीडियम में, तो साइन आई जो होता है, आई मतलब इंसिडेंट रे और आर हो गया रिफ्लेक्टेड रे। आई जो भी इंसिडेंट रे, जो भी आने वाली रेखा जो होती है, आने वाली प्रकाश जो होती है, कोई ना कोई एंगल बनाती है, तो उसी के लिए ये यूज होता है साइन आई। और जब एंगल दूसरे मीडियम में जाती है, जब प्रकाश दूसरी मीडियम में जाती है तो रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती है, जिसको साइन आर बोलते हैं। समझ में आया? उसी को यहाँ पे नेम दे सकते हैं एन बी ए, मतलब एक बी के रेस्पेक्ट में ए को रखा गया है। ए एक मीडियम है, बी मीडियम है, जहां से प्रकाश आके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है ना? चलिए दूसरा फार्मूला देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट का।
ठीक है। लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या है, सिमिलर है, मिरर फार्मूला के सिमिलर ही है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में क्या फर्क है, बस प्लस माइनस का, ठीक है ना, पॉजिटिव निगेटिव का ही तो फर्क है। मिरर फार्मूला में देखिए 1/v प्लस 1/u है, लेंस फार्मूला में 1/v माइनस 1/u है, बस समझना इसी बात को है, ठीक है ना। बस निगेटिव यहाँ पे आ जाता है तो ये लेंस फार्मूला हो गया, और इस फार्मूला में प्लस आ गया तो मिरर फार्मूला हो गया। बाकी जो भी क्या है, भी हम लोग को यहाँ पे बता ही दिए, वही सेम टू सेम यहाँ भी वैलिड है। भी इमेज डिस्टेंस है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और एफ जो है फोकल लेंथ है। समझ में आई इतना तक बात, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। मैग्निफिकेशन, रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी मैग्निफिकेशन होता है, इसमें भी कुछ अंतर है मिरर फार्मूला में और ये क्या बोलते हैं लेंस फार्मूला में। वैसा ही मैग्निफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में और मैग्निफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझेंगे क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसका मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट भी सेम टू सेम है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू वी बाई यू। बस यहीं पे डिफरेंस दिखेगा आप लोग को, देखिए समझिए आप लोग। एम इज इक्वल टू यहाँ क्या है, वी बाई यू है, और मैग्निफिकेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैग्निफिकेशन क्या था, माइनस वी बाई यू। मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन होता है, बिहार बोर्ड वालों आप लोग थोड़ा समझिएगा इसको, ठीक है ना। एम इज इक्वल टू क्या है, आवर्धन इज इक्वल टू वी बाई यू, ठीक है, यहाँ पे प्लस में है, समझिए बात को। मैग्निफिकेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्लस में होता है, मैग्निफिकेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का माइनस में होता है, बस यही फर्क है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी लिखने को आ जाएगा। मैग्निफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन कीजिए तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे आएंगे पावर ऑफ द लेंस। लेंस का पावर, जो हम लोग चश्मा पहनते हैं आमतौर पे, जो हम लोग आँख खराब हो जाता है, दूरी कितना है, नजदीकी कितना है, दूरी कभी नहीं दिखता है, नजदीकी नहीं दिखता है, किसी किसी का दूरी नजदीकी दोनों खराब रहता है, ठीक है ना। उसको बाई फोकल लेंथ बोलते हैं, बाई फोकल लेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ गड़बड़ हो जाता है, तो उसके लिए है पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f। यहाँ f है फोकल लेंथ, ठीक है ना। अगर मीटर में फोकल लेंथ रखिएगा तो 1/f होगा। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में फोकल लेंथ है, पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए तो ऊपर 100 चढ़ जाएगा। क्यों चढ़ जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। पढ़े ही होंगे आप लोग, मैथ में भी पढ़े होंगे, कहीं बचपन में ही पढ़े होंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसीलिए अगर फोकल लेंथ आप सेंटीमीटर में रखते हैं तो ऊपर 100 चढ़ जाएगा, 100/f हो जाएगा, 100 बाई फोकल लेंथ, पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला। अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा, 1 फोकल ऑफ लेंथ मीटर इन मीटर, और 100/f इज इक्वल टू p हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है ना। समझ में आई। अब आगे देखते हैं पावर ऑफ द लेंस। पावर को क्या यूनिट है, पावर का यूनिट है डायोप्टर में। तब पावर ऑफ द लेंस निकालते हैं नॉमरिकल में, तो जो भी नॉमरिकल आ जाएगा आंसर आ जाएगा, उसके बाद डायोप्टर लगाइए। इसका यूनिट है, पावर ऑफ द लेंस का यूनिट जो होता है डायोप्टर होता है, ठीक है ना। या इसके सेंटीमीटर के भी केस में और मीटर के भी केस में डायोप्टर लगाएंगे पावर ऑफ द लेंस को, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं सबसे, समझिए ब्रह्मास्त्र है आप लोग के लिए। ये अगर आप जान गए तो बहुत 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 यूजफुल है आप लोगों के लिए, समझना जानना, क्योंकि इसी से कितना क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा। हम लोग रटे हुए थे, रिमेम्बर किए हुए थे, बस थ्योरी से थे। ऐसा कोई शॉर्टकट हम लोग को मिला भी नहीं था एग्जाम के टाइम में, हम लोग जब एग्जाम दे रहे थे। समझिए आप लोग खुश नसीब है कि आप लोग को एकदम शॉर्टकट में अभी हम समझा देंगे। एकदम जो क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम इसी से आएगा, इसी से देख देख याद रहेगा आप लोग को दिमाग में। तो बस थोड़ा सा सोचना है, सर ये पढ़ाए थे, उसी को देख के टिक मार देना है एग्जाम में, ठीक है ना। समझेंगे क्या है पॉइंट। तो देखते हैं 5वां नंबर में क्या है, रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट का फॉर्मूला, ठीक है ना। फाइंडिंग नेचर एंड साइज यूजिंग एम। नेचर और साइज फाइंड करना है, हमको पता लगाना है नेचर और साइज, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन का यूज करके, आवर्धन का यूज करके। एम किससे, स्मॉल एम डिनोट करता है मैग्निफिकेशन से, यानी कि आवर्धन, ठीक है ना। आवर्धन से अगर कहीं मैग्निफिकेशन दिया हो, कोई वैल्यू दिया हो मैग्निफिकेशन का 1 2 3 4 5 0 0.5, ठीक, या निगेटिव कुछ भी, तो उसको देख के हम लोग कह सकते हैं इमेज कैसे बनेगा, इमेज कैसा है, ठीक है ना। तो उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फाइंडिंग नेचर एंड साइज यूजिंग एम, यानी मैग्निफिकेशन के यूज से नेचर और साइज हम लोग पता कर पाएंगे इमेज का, ठीक है। यहाँ पे 0 और 1 के बीच में मैग्निफिकेशन दिया हो, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा हूँ मैग्निफिकेशन का वैल्यू, तो उसका इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, समझ में आया।
अगर मैग्निफिकेशन कहीं हम लोग को 0.5, 0.8, 0.9 या 0 या 1 नहीं, 0 और 1 के बीच का रहना चाहिए, ठीक है ना। तो सीधे हम लोग का इमेज मार दीजिएगा, छोटा बनेगा। अगर कहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में आएगा आप लोग के एग्जाम में मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 0.5, तो उसका साइज क्या रहेगा इमेज का बताइए, तो डिमिनिश्ड रहेगा। अगर मैग्निफिकेशन कहीं 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 है, तो सेम साइज का इमेज बनेगा, जितना साइज का ऑब्जेक्ट उतना साइज का इमेज, ठीक है, समझ में आया बात। जितना साइज का इमेज उतना साइज का ऑब्जेक्ट, अगर मैग्निफिकेशन 1 दिया हुआ है। वैसा ही अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से अगर मैग्निफिकेशन बड़ा है, कुछ भी 2 है, 3 है, 1.5, 1.7, तो एनलार्ज बनेगा मैग्नीफाई में। एनलार्ज मतलब बहुत बड़ा, वस्तु जितना बड़ा है उससे बड़ा उसका इमेज बनेगा। समझ में आई इतना बात। फिर से एक बार और बता देते हैं, 0 और 1 के बीच में मैग्निफिकेशन का वैल्यू लाई कर रहा है, तो इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश बनेगा, वस्तु से छोटा ही बनेगा उसका इमेज। अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है, 1 आ रहा है कहीं क्वेश्चन में, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और फिर पूछेगा कि नेचर बताइए, साइज बताइए, तो क्या बताइएगा, सेम साइज का है। साइज पूछेगा तो सेम साइज, नेचर का अभी आएंगे बात नेचर पे। एम अगर 1 से बड़ा हो, मैग्निफिकेशन आवर्धन 1 से बड़ा हो, तो वो इनलार्ज बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा, ठीक है ना, वस्तु से भी बड़ा बनेगा, जितना ऑब्जेक्ट है उससे उसका इमेज बड़ा बनेगा, ठीक है। अब आते हैं नेचर का, थोड़ा बात कर लेते हैं, कैसा मैग्निफिकेशन पे नेचर कैसे डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो एम अगर पॉजिटिव में आया है हमारा आंसर, एम अगर पॉजिटिव आंसर आया है, तो इमेज कैसा बनेगा, फिगर कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। एम अगर माइनस में आया है, निगेटिव में आया है, ऋणात्मक आया है, तो इमेज हमारा बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अगर हिंदी में इसको बोले तो वर्चुअल मतलब क्या हो, वर्चुअल मतलब वास्तविक नहीं रहेगा, ठीक है ना, और इरेक्टेड रहेगा सीधा, मतलब ये सीधा बनेगा। एम अगर पॉजिटिव है और एम नेगेटिव है तो इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा, और रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। समझ में आई इतना बात। ये फार्मूला था हम लोग का लाइट चैप्टर का। इतना फार्मूला आप लोग अगर अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं बार बार, तो लाइट चैप्टर का जो भी हमारा न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में, या तो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आप लोग को छूटने वाला नहीं है। ऐसा ही आप लोग बताइएगा, कुछ सजेशन हो तो सजेशन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमको, कि सर ये पढ़ाइए, चाहे इस तरह का लाइए कंटेंट, उस तरह का भी आएगा, और आपके लिए जो जरूरी हो, आपके हित में जो भी अच्छा रहेगा कंटेंट, वो आएगा इस प्लेटफॉर्म पे, गाइड टू सक्सेस पे। और आप लोग बने रहिए इसे। अभी आगे आने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है 10th में फिजिक्स में, उसका भी फार्मूला लाएंगे अभी 1-2 दिन में, ठीक है ना। एग्जाम से पहले आप लोग का पूरा फार्मूला हम रटवा देंगे, लर्न करवा देंगे, समझा देंगे, ताकि आप लोग का एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हम लोग को सुनने के लिए।